दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में घूमती हुई हर चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती है, पर उन्हीं खतरनाक चीजों में से एक चीज ऐसी भी है, हमारी पृथ्वी, जिस पर हम जीवित हैं। यानी कि हम अंतरिक्ष में यदि खतरनाक चीजों की बात करें तो हर वो चीज खतरनाक है जो आकर हमसे टकरा सकती है या फिर हमारी धरती से टकरा सकती है। लेकिन इनके अलावा भी अंतरिक्ष में एक बहुत ही खतरनाक चीज है जिसे कहा जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वो दानव है जो रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को अपने अंदर निगल जाता है। इसके आसपास से गुजरने वाली हर चीज को ये निगल जाता है और वो चीज कहां जाती है वो किसी को नहीं पता चलता। यहां तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। यानी कि यदि प्रकाश भी इसके अंदर आएगा तो वह लौट नहीं पाएगा और न ही वहां से आपको प्रकाश लौटता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। यानी कि ये इतना खतरनाक है जहां पर ना तो समय है और न ही कोई रोशनी। जिसके कारण आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह के ऑब्जेक्ट के बारे में वैज्ञानिकों को सटीक जानकारी देती है, वो थ्योरी भी ब्लैक होल पर जाकर किसी काम की नहीं रहती। यानी कि जो ब्रह्मांड के भौतिक नियम है वो इस पर काम नहीं करते। इसलिए इनकी खोज से लेकर अब तक वैज्ञानिक ये जान नहीं पाए हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद होता है। आखिर क्यों इतने ताकतवर हो जाते हैं कि इनसे प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। पर कुछ समय पहले मशहूर वैज्ञानिक माचियो काकू ने अपनी एक नई थ्योरी में इन सभी सवालों के जवाब देते हुए बताया है कि आखिर ब्लैक होल क्या है और उनके अंदर की दुनिया कैसी है। क्या है ब्लैक होल की ताकत का रहस्य, कैसे होता है ब्लैक होल का निर्माण, कैसे बढ़ाते हैं अपने आकार को ये अंतरिक्ष के दानव, कितने प्रकार के होते हैं ब्लैक होल और कौन सा होता है सबसे खतरनाक ब्लैक होल। क्या एक दिन हम भी ब्लैक होल में समा जाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि मिशियो काकू के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई तारा अपने अरबों सालों के जीवन काल में अपना संपूर्ण हाइड्रोजन ईंधन खत्म कर लेता है तब उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। जिसके बाद उस तारे का कोर तेजी से अपने अंदर ही कोलैप्स होने लगता है और अंततः वह तारा इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि वह एक ब्लैक होल बन जाता है। एक ऐसा दानव जो अपने चारों ओर मौजूद हर चीज को अपनी एक अनंत दुनिया में निगल लेता है। जब ब्लैक होल का जन्म होता है तब इनका आकार काफी छोटा होता है, लेकिन क्योंकि इनका द्रव्यमान सूर्य से हजारों गुना ज्यादा होता है इसलिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही ज्यादा होता है कि ब्रह्मांड में सबसे तेज यात्रा करने वाले प्रकाश को भी इसके अंदर से बाहर निकलने में कामयाबी नहीं मिलती। इसी तरह धीरे धीरे अपने आसपास के तारों, ग्रहों और चंद्रमाओं को निगलते हुए ये अपने आकार को बढ़ाते रहते हैं। इसके अलावा कई दूसरे छोटे या बड़े ब्लैक होल को निगलकर भी ये अपना आकार बढ़ाते हैं। ये ऐसे दानव हैं जो एक दूसरे को भी निगल सकते हैं। जो जितना बड़ा दानव वही वहां का सबसे बड़ा बादशाह होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार आकार के आधार पर ब्लैक होल 4 तरह के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल एंड मिनिएचर ब्लैक होल। इनमें सबसे बड़े और ताकतवर सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं जो बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं को अपने गुरुत्वाकर्षण से संभाल कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। साल 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने ब्लैक होल का जिक्र अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में किया था, जिसमें आइंस्टीन ने बताया कि ब्रह्मांड में एक अनंत घनत्व वाली किसी चीज का अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ पर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी में ब्लैक होल के केंद्र सिंगुलरिटी का जिक्र किया था। पर अनंत और शून्य ये ऐसी वैल्यू है जो अगर भौतिक विज्ञान के किसी क्षेत्र में दिखाई पड़ती है तो वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। साथ ही इस वैल्यू के साथ मिले परिणामों को भी नकारा जाता है। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों को भी उस समय वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिया गया। वैज्ञानिक ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि ब्रह्मांड में कोई इतनी ताकतवर चीज भी हो सकती है जो लाइट को भी अपने अंदर से बाहर न निकलने दे, जो लाइट को भी एब्जॉर्ब कर ले, जो लाइट को भी निगल जाए। पर पूरी दुनिया तब चौंक गई जब साल 1971 में मानव इतिहास के सबसे पहले ब्लैक होल को खोजा गया, जिसका नाम सिग्नस X1 रखा गया। इसके बाद ये साबित हो गया कि ब्रह्मांड में ब्लैक होल होते हैं और वह इतने ताकतवर भी होते हैं कि प्रकाश को भी अपने अंदर समा लेते हैं। और ब्रह्मांड के ग्रह और चंद्रमाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बड़े बड़े तारों को भी निगल जाते हैं। इसके बाद से ही ब्लैक होल पर लगातार कई रिसर्च हुई और हमें ब्लैक होल के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। जैसे हम रिसर्च में पता चला कि किसी ब्लैक होल के आसपास के स्थान को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है, जो किसी ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद एक ऐसी बाउंड्री या फिर लक्ष्मण रेखा होती है जिसे पार करने के बाद कोई भी ब्रह्मांड का पिंड वापस नहीं आ सकता, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। इसके बाद ब्लैक होल का दूसरा हिस्सा होता है जिसे फोटोन स्फीयर कहते हैं, जो ब्लैक होल के चारों ओर इवेंट होराइजन के बाद मौजूद ऐसा स्थान होता है जहां इवेंट होराइजन को पार करके ब्लैक होल के अंदर जाने वाला पदार्थ है उसके चारों ओर घूमने लग जाता है और धीरे धीरे ब्लैक होल के आखिरी हिस्से, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलरिटी कहते हैं, उसके अंदर गिर जाता है। सिंगुलरिटी यानी ब्लैक होल का तीसरा और आखिरी ऐसा स्थान होता है जहां न समय है और न ही अंतरिक्ष यानी कि स्पेस। और इसी कारण यहां पर हमारे फिजिक्स के किसी भी नियम को लागू नहीं किया जा सकता। यहां पर फिजिक्स का कोई भी नियम काम नहीं करता। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ब्लैक होल को समझना है तो इसके लिए हमें एक ऐसी थ्योरी को चुनना होगा जो हमें ब्रह्मांड के बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के साथ साथ ब्रह्मांड के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट यानी क्वांटम पार्टिकल के बारे में भी बता सके। पर परेशानी यह है कि ब्रह्मांड के बड़े ऑब्जेक्ट के लिए तो हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब बात क्वांटम पार्टिकल्स की आती है तो इसके लिए हमें क्वांटम थ्योरी का ही प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि ब्लैक होल की तरह क्वांटम लेवल पर भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फिजिक्स के सभी नियम टूट जाते हैं। इसलिए सालों से वैज्ञानिक एक ऐसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को एक साथ कर सके। एक ऐसी थ्योरी जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कह सके, क्योंकि वह हमें ब्रह्मांड में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से बता पाएगी। यानी इस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से हम ब्लैक होल और इसके अंदर की दुनिया का सच भी जान सकते हैं। ऐसी एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर भौतिकी शास्त्री मिशियो काकू कई सालों से काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमारे इन सभी सवालों का जवाब सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं। तो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में आपको बता दूं, इस थ्योरी के अनुसार हमारा पूरा ब्रह्मांड परमाणु पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से भी हजारों लाखों गुना पतले धागेनुमा स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ब्रह्मांड में मौजूद हर पार्टिकल और यहां तक कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे तारे, ग्रह और ब्लैक होल भी इन्हीं स्ट्रिंग के अलग अलग आयामों में वाइब्रेशन करने पर बनते हैं। वैसे ये थ्योरी
थ्योरी काफी ज्यादा वैज्ञानिकों के बीच फेमस है और बहुत से वैज्ञानिक तो इस थ्योरी को सच भी मानते हैं। पर परेशानी यह है कि इस थ्योरी के गणित फार्मूला के मुताबिक स्ट्रिंग थ्योरी के स्ट्रिंग तभी काम करते हैं जब हमारा ब्रह्मांड 10 आयामों में फैला हुआ हो। लेकिन अभी तक तो हमारी सभी नॉलेज तो यही कहती है कि हमारा ब्रह्मांड केवल 3 आयामों में है। यहाँ तक कि अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मानते हुए समय को भी एक आयाम माने, यानी 4 डायमेंशन तक ही सीमित हो जाता है। ऐसे में हमारे पास इसका जवाब नहीं है कि बची हुई 6 डायमेंशन कहाँ है, क्योंकि हमें तो यह डायमेंशन देखने को नहीं मिल रही। और यह एक बहुत बड़ा सवाल है जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के सच होने पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ पर मिशियो काकू दोबारा से इस थ्योरी के बचाव में आते और कहते हैं कि पहली बार नहीं है जब किसी सही थ्योरी के पास भी कुछ सवाल का जवाब ना हो। इतिहास गवाह है, आज हम जिन थ्योरी को सही मानते हैं उनमें भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब वो थ्योरीज आज तक नहीं दे पाई हैं। उदाहरण के लिए महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अभी यह जवाब नहीं दे पाती है कि परमाणु पार्टिकल्स भौतिक के नियम का पालन क्यों नहीं करते। इसके अलावा सबसे बड़ा उदाहरण तो हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि यह थ्योरी ब्लैक होल के बारे में कुछ भी नहीं बता पाती। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर विज्ञान जगत की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और विश्वसनीय थ्योरी बिग बैंग को भी देखा जाए तो वह केवल यही बताती है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण एक बड़े धमाके से हुआ, लेकिन वह धमाका किस वजह से हुआ, या फिर सबसे बड़ा सवाल वह छोटा सा बिंदु कहां से आया जिसमें यह पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। और उससे भी बड़ी बात, जब समय ही नहीं था तो फिर घटना कैसे घट सकती है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिग बैंग थ्योरी के पास भी नहीं है। ऐसे में कोई नई बात नहीं कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कही जाने वाली सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के पास ये जवाब नहीं है कि 10 डायमेंशन हमें क्यों दिखाई नहीं देती। मिशियो काकू का कहना है कि स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक शायद हमारे यूनिवर्स 2 बड़े दूसरे यूनिवर्स के बीच हुई टक्कर से बना है। इसके अलावा कई बार तो स्ट्रिंग थ्योरी की मदद से ब्लैक होल को समझाते हुए मिशियो काकू कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल के अंदर मौजूद है जो शायद किसी और दूसरे ब्रह्मांड में मौजूद है। और जिन ब्लैक होल को हम अपने ब्रह्मांड में देख रहे हैं वह कोई ब्लैक होल नहीं बल्कि एक वार्म होल है जो हमारे ब्रह्मांड और दूसरे ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ते हैं। मिशियो काकू की थ्योरी ए पर बहुत से वैज्ञानिक यकीन करते हैं, पर अगर ये सच भी है तब भी हम इसके बारे में शायद कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि अगर हमें उस दूसरे ब्रह्मांड को देखना है जिसमें हम ब्लैक होल के अंदर हमारा ब्रह्मांड मौजूद है तो हमें अपने ब्रह्मांड के इन ब्लैक होल के अंदर जाना होगा जो इन दोनों ब्रह्मांड को एक पुल की तरह कनेक्ट करते हैं। पर अभी तक इन ब्लैक होल पर की गई रिसर्च में हमें ये तो समझ में आ गया है कि एक जीवित इंसान के लिए ब्लैक होल के अंदर जाना संभव नहीं, यानी इस थ्योरी की सच्चाई हम कभी नहीं जान पाएंगे। वैसे शायद आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या होगा अगर हम ब्लैक होल के अंदर वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट की तरह अपने किसी एडवांस स्पेसक्राफ्ट को भेजें जो हमें इसके अंदर जाकर इसकी जानकारी भेज सके ताकि हम ब्लैक होल के अंदर की दुनिया देख सकें। वैसे सुनने में काफी अच्छा आइडिया लगता है, लेकिन शायद आपने थोड़ी देर पहले मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तो ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वह अपने अंदर आने वाली हर चीज को पहले परमाणु में तोड़ देती है। जैसे कि कोई चीज इवेंट होराइजन को पार करती है तभी वह परमाणु में टूटकर ब्लैक होल के फोटोन स्फीयर में घूमने लगती है और धीरे धीरे ब्लैक होल की अनंत सिंगुलैरिटी की दुनिया में चली जाती है जहां से कोई भी फॉर्मेशन